हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर। सो विद द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन अभी आपने हर एक चीज प्लान आउट कर ली होगी कि इतने डेज हैं पेपर वन में, फेज वन में इतने डेज हैं, फेज टू में तो कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज में, कितने ड्यूरेशन, कितने उसमें आवर्स आपको देने हैं रिवीजन में, प्रैक्टिस करने में, सो दैट आपका पेपर टू और पेपर वन अच्छे से आप क्लियर कर पाए। तो एक डेडलाइन आपने बना ली होगी, एक स्ट्रेटेजी आपने बना ली होगी, उस पर नो डाउट आप काम भी कर रहे होंगे। उसी चीज में आपको थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए रीजनिंग और क्वांट दोनों के सेपरेट एक वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रिपरेशन लेवल का एक स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंकिंग एस्पायरेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि कई स्टूडेंट दोनों की तैयारी करते हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी पहले से चल रही है, तो इन दिनों में उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, या फिर जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली केवल आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे हो गया काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लक्ष्य बैच में थे, बूस्टर कोर्स में थे, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिनको 3 4 5 महीने हो चुके हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपने अभी से ही स्टार्ट कर दी है, एक ही महीना आपको हुआ है, तो भी आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग और क्वांट में, सो दैट यहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। बट केवल सेक्शनल कट ऑफ से हमें मतलब नहीं, ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा मेहनत इंग्लिश और जीए सेक्शन में करनी होगी। किसी ना किसी आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए आपके जिसमें आप कट ऑफ से सफिशिएंटली हाई स्कोर करो, सो दैट ओवरऑल कट ऑफ आपकी वहां पे क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका देखिए पूरा सिलेबस है क्वांट का। ठीक है, स्टार्टिंग विथ हम जब भी कोर्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए यही होता है आपका स्पीड मैथ्स का, जिसके अंदर सारे कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक आ जाती है। बिकॉज आपको भी पता है क्वांट का सब्जेक्ट है, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो होनी होनी है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी अरिथमेटिक टॉपिक पे आ जाता है, स्पीड, टाइम, बोथ स्ट्रीम, मिसिंग, आपकी कोई भी डीआई है, मिक्सचर एलिगेशन, कोई भी आपका अरिथमेटिक टॉपिक है, तो नो डाउट वहां पे सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी आपके लिए होनी जरूरी है कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या वैल्यूज गिवन है, क्या डेटा आपको निकालना है। उसके लिए जरूरी हो चैप्टर आपने पढ़ाओ, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद करनी तो आपको कैलकुलेशन ही है। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे एक्चुअल आंसर आएगा नहीं। तो हर क्वेश्चन एंड में जाके कैलकुलेशन पे ही रुकता है, इसलिए सबसे पहले हम यहां पे अपनी पकड़ बनाते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और किस तरीके से आप कट डाउन कर सकते हैं कि यार चलो टाइम कम है तो पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस पे हमारा मेजर फोकस रहता है ताकि आपकी कैलकुलेशन, आपको प्रोडक्ट निकालना, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपके टिप्स पे हो, फटाफट आप निकाल पाओ। उसके बाद परसेंटेज एंड रेशियो, आपके जो प्रॉफिट लॉस है यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अरिथमेटिक टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, पाइप्स एंड सिस्टम, एसआई, सीआई। देन आपके डीआईज की, विद इन डीआई आपके पास काफी सारे कैटेग टाइप्स एंड डीआईज के। फिर आपके जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चन, बोट्स एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। ये आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस रहता है एंड ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट इज 14th of September, तो आप मान के चलिए एक महीना पूरा प्लस 4 दिन और मान लो, एक महीना ही मान लेते हैं, 30 डेज ही मान के चल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर मैं आपको बिगनर की तरह बताऊं, बिगनर इन द सेंस हर स्टूडेंट का देखो प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है। इफ इन केस बिगनर से मेरा ये मतलब है जैसे कि हम सितंबर में हैं अभी और आपने सितंबर से ही शुरू किया है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम अगस्त हो गया या फिर जुलाई, 1 2 महीने ही हुए, तो एग्जाम बिकॉज आपका अक्टूबर में ही है, तो मैं उनको एक बिगनर की कैटेगरी में ही प्लेस करूंगा कि आपने जस्ट अभी तैयारी शुरू की है और हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस ही अभी कवर नहीं किया हो। बिकॉज हर टॉपिक में दो तीन क्लासेस हैं, आराम से सिंगल एक आर की क्लास लगभग आपकी 40+ चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, मैं यहां लिख देता हूं। अगर आप बिगनर हैं तो क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, और 3 से 4 एरिथमेटिक के टॉपिक, ये आप अपना सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, ये आप अपना सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आपने कम थोड़े से मेहनत करी है, टाइम कम दी है, तैयारी कम की है। अब डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन ये भी बेस्ड होते हैं किस पे, एरिथमेटिक टॉपिक पर ही, लेकिन उस डेप्थ में
उस लेवल के, डिफिकल्टी लेवल के वो आपसे नहीं पूछे जाते, बिकॉज इन दोनों क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है। तो क्योंकि आपने तैयारी जस्ट अभी शुरू की है, ज्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं की, ज्यादा आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो इस एक महीने में केवल क्वांट तो है नहीं, रीजनिंग भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, जीए भी पढ़ोगे। तो अगर जस्ट आप बिगनर हैं, 1-2 महीने ही हुए तैयारी करते हुए, तो क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी और 3 से 4 एरिथमेटिक के टॉपिक, ये आप अपने एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब आता ही है। क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी, 3-4 क्वेश्चन इन दोनों कैटेगरी से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इनको तो आपको इस एक महीने में, हम बात कर रहे हैं अगले एक महीने की, 30 डेज की, ये तो आपको सुपर स्ट्रॉन्ग 3 से 4 एरिथमेटिक टॉपिक, 6-7 टॉपिक होते हैं, 3 से 4 आधे टॉपिक सुपर स्ट्रॉन्ग आपको करने हैं। इतना तो आपको मिनिमम करना ही होगा। उसके बाद जब ये हो जाए, उसके बाद आप रिमेनिंग एरिथमेटिक कर लो प्लस डीआई। इसके बाद जब ये हो जाए आपका कि हाँ इसमें हम एकदम प्रो तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट है, सॉल्यूशन काफी, मतलब प्रैक्टिस काफी कर लिए, उसके बाद जो बच गए एरिथमेटिक और डीआई कर लो। तो ये जो स्टार्टिंग का मैंने बोला, स्पीड, मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन छोड़ दो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनसे भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट ये परसेंटेज रेशियो, छोटे छोटे टॉपिक्स है, टाइम अब आपके ऊपर है कितना आप डिवोट कर पा रहे हो, वो भी टॉपिक। इसके बाद जो भी बच गया है रिमेनिंग टॉपिक, इसके बाद भी कर लो। प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए अगले एक महीने के लिए। किन के लिए ये बात बोली जा रही है? जो बिगनर्स हैं, 1-2 महीने का ही टाइम हुआ है, और क्वांट में तो 6 महीने के बाद भी यही लगता है कि सर रीजनिंग तो हो जाती है, क्वांट नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब होते ही हैं, बट बिगिनर की बात हो रही है तो आप तो हो गए ही होगे। तो ये चीज आप कर लो अगले एक महीने में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अगला साल का, 2026 का, तो ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपने ऑलरेडी एनरोलमेंट ले रखा है रेगुलेटरी बॉडीज के सुपर पैक में, कोई सा भी एक बैच, फुल लेंथ का, फुल ईयर का बैच उठा लो, लक्ष्य बैच जैसे है, उसको आप एक एक करके देखने लगो। या फिर ये एग्जाम होते ही दोबारा वी विल बी कमिंग अप विद अ फुल फ्लेजेड फुल ईयर कोर्स, जो आपका जब भी स्टार्ट होगा दिसंबर में, या मैक्सिमम दिसंबर में हो ही जाएगा, उसमें आप करिए। लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं इस एग्जाम को। तो अगर आप इसमें भी सीरियस हैं, नो डाउट, अगर आपको 1-2 महीने तैयारी करे हुए हैं, अभी भी सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करके आप यहाँ पे कट ऑफ तो इजीली पार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत तो देखो लगेगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, मैं मान लेता हूं कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस इन द सेंस हो चुके हैं 5 to 6 मंथ्स प्लस आपको प्रिपरेशन करते हुए हो चुका है, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सिलेबस कवर कर लिया है और कम से कम एक बार रिवाइज भी कर लिया है। अगर मैं 5-6 महीने आपको दे रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, तो ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि एक बार, अच्छा अगर आप जैसे आज कोर्स ज्वाइन करते हैं, फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो 3 महीने, मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने में डेली की एक एक क्लास से भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं, एक बार कंप्लीट हो गया और एक बार रिवाइज भी आपने कर ही लिया होगा। इतना नहीं किया, इतना टाइम हो गया, तो आपने सिंपली फिर अपना टाइम वेस्ट किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर आपको 6 महीने तैयारी करते हो चुका है, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा और एक बार रिवाइज भी हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आते हैं कि इस जो हमारा इस सेशन का डिस्कशन है, ये जो नेक्स्ट 30 डेज है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको केवल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। कंप्लीट मॉक टेस्ट, फेस 1 कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, और अगर ज्यादा नहीं तो एवरी थर्ड डे दे दो, इतना भी बहुत है। अभी भी आपके पास है 30 दिन में 10 मॉक टेस्ट आप दे दोगे। कंप्लीट मॉक फेस 1 का एवरी थर्ड डे दे दो, और जिस दिन दोगे उस दिन कम से कम भी आपके 2-3 घंटे उसके बाद भी जाएंगे उसको एनालाइज करने में, जहां नेगेटिव मार्किंग हुई है उसको समझने में, ठीक है। तो टाइम तो आपका जाएगा। बाकी के जो 2 दिन बचे, जो आपको फील हो कि यार इस टॉपिक में गलती बार बार हो रही है, डीआई में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी के 2 दिन डीआई रिवाइज कर लो, एक एक 2-2 डीआई। ये आपका टारगेट होना चाहिए अगले 30 डेज के लिए। किन के लिए? जिनको 5-6 महीने का प्रिपरेशन का टाइम हो चुका है,
सिलेबस कम से कम एक बार रिवीजन प्लस एक बार आप कंप्लीट ऑलरेडी ऑब्वियसली कंप्लीट करने के बाद ही रिवाइज करोगे, वो भी आप कर चुके हो। ये आपकी अगले 1 महीने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। केवल मॉक टेस्ट दो और बाकी के जो 2 दिन है उस दिन थोड़ा सा जिसमें भी आपको डाउट हो या फिर जिसमें भी आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है कि हो तो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, उसको उठा लो। इस तरीके से आप क्वांट को लेके चलिए अगले 30 दिन। एक स्टूडेंट की कैटेगरी ये हो गई और एक स्टूडेंट की कैटेगरी ये हो गई। आप थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ो एकदम सुपर स्ट्रांग करना है कि वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका छूटे नहीं, वो आप कंप्लीट उसे कर पाए। ठीक है, बाद बाकी वीकेंड पे आपके लिए सेशंस हमने रखे हुए हैं। सैटरडे संडे को रीजनिंग और क्वांट की आपकी क्लास होती है। एंड बात करें रिलेटेड टू क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं अगर आपको एंड टाइम पे चाहिए कि थोड़ा सा आपको फर्दर सपोर्ट के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप डेफिनेटली क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड चलिए ठीक है, शायद लोड होने में टाइम लग रहा है। ये रहा क्रैश कोर्स। ठीक है, बाकी सेम आपको रीजनिंग का भी एक सेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड मिलते हैं रेगुलर सेशंस में, पेड क्लास में और वाईटी पे सैटरडे संडे को। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद अस, टेक केयर एंड गुड बाय।